नमस्कार साथियों। और हम लोग बीपीएससी 66 में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आ सकते हैं, हम लोग उन सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ये जीएस पार्ट 2 में ये क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं। और चूँकि बहुत ज़्यादा डिमांड थी, बहुत स्टूडेंट्स ने बोला था कि सर हमें इंग्लिश में कंटेंट दीजिए, क्योंकि किसी चैनल पे इंग्लिश में कंटेंट नहीं मिल पा रहा है। इसलिए मैंने इंग्लिश में इस कंटेंट को बनाया है। हिंदी वालों के लिए भी कंटेंट लेके आऊँगा। वैसे ये जो कंटेंट है ना, इसको हिंदी और इंग्लिश दोनों वाले समान रूप से देख सकते हैं। कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है लैंग्वेज का। मैंने ये महसूस किया है कि जब लोग मेंस देने के लिए जाते हैं ना, तो उनका एक लेवल बन जाता है। उनके लिए लैंग्वेज उतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं रह जाती है जितनी कि सामान्यतः और लोग के लिए होती है। चलिए तो शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन को देखते हैं। Discuss about the fundamental rights as enshrined in the Indian Constitution. How has the judicial interpretations of Article 21 expand the scope of rights to life? देखिए, यहाँ पर आपको फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं इसको जानना ज़रूरी है। फंडामेंटल राइट्स जो है लगभग उसको सभी लोग जानते हैं, लेकिन इसके साथ और कई सारी चीज़ें जो है ना वो जोड़ दी गई है। तो इसमें देखिए, जैसे आर्टिकल 21 है, तो आर्टिकल 21 के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए और उसको थोड़ा सा जो है ना डिटेल से उसको अगर आप लिखेंगे तो बढ़िया मार्क्स मिलेगा। तो इसको आप अपने शब्दों में लिखिए। अभी मैंने इसका आंसर तैयार कर रखा है, लेकिन आप इसको खुद ही लिखिए, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। अभी टाइम चूँकि कम है, कोई समस्या होगी तो मैं आगे फिर मदद करूँगा। अब देखते हैं, सेकेंड नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। एग्जामिन द रोल ऑफ कास्ट इन electoral politics of India. To what extent did caste factor play a role in 2015 को हटा दीजिए, ठीक है ना, इन बिहार इलेक्शन कर दीजिए। काहे कि अभी 2015 2021 आ चुका है, बीच में एग्ज़ाम हो चुके हैं, तो आप इसको दे सकते हैं। लेटेस्ट का 2020 दे सकते हैं इसमें। तो देखिए, कास्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बिहार इलेक्शंस में, हम लोग जानते हैं इस बारे में, ठीक है। और अभी भी समीकरण बनाए जाते हैं कास्ट के अकॉर्डिंग, और उसी समीकरण के अनुसार से सब कुछ फिक्स किया जाता है। तो इसमें जो है ना, जो खास कोई चीज़ें हैं, मतलब वो ध्यान रखना है। जैसे इम्पोर्टेंस ऑफ कास्ट इन इलेक्टोरल प्रोसेस इन इंडिया, ये क्या है, इसको अपने तरीके से लिखिए। रोल ऑफ कास्ट इन डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिक्स या पॉलिसी, ये भी है भाई, कास्ट देख के ही पॉलिसीज गवर्नमेंट बना रही है। और तीसरा है कि मेकिंग एडमिनिस्ट्रेशन एंड अपॉइंटमेंट्स इन इंडिया, जैसे जो प्रमुख अपॉइंटमेंट्स होते हैं उसमें भी कास्ट को ध्यान में रखा जाता है। तो यही है, ये सब कुछ बेसिक चीज़ें हैं। हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर पे मत जाइए, बस क्वेश्चंस को एक बार देख लीजिए, समझ लीजिए। एनालाइज टेंशंस एरियाज बिटवीन सेंटर एंड स्टेट इन द इंडियन फेडरल सिस्टम। डिस्क्राइब द करंट स्टेट ऑफ रिलेशन बिटवीन यूनियन गवर्नमेंट एंड बिहार स्टेट। भाई, बिहार स्टेट और जो अभी यूनियन स्टेट है, इसके बीच में किस तरह का रिलेशन है। तो इसमें से कुछ प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स को लिख सकते हैं। जैसे हम लोग जानते हैं कि अभी बीजेपी और जेडीयू की कोएलिशन गवर्नमेंट है बिहार में, और ये जो गठबंधन सरकार है ना, ये गठबंधन सरकार जो है वो किस तरह वर्क कर रही है, इसका रियल एस्पेक्ट में आपके पास कुछ अच्छे पॉइंट्स हो तो उसको लिख डालिए। अगर आपने अभी रिसेंट में पेपर्स में कुछ अच्छे पॉइंट्स पढ़े होंगे, या किसी बड़े प्रमुख पॉलिटिशियंस की जो स्टेटमेंट्स है वहाँ से भी आप पॉइंट्स को निकाल सकते हैं, लेकिन आप जो पॉलिटिशियंस हैं उनके नाम ना दें इसमें, है ना। अब जैसे कुछ बेसिक है, जैसे फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया, कॉन्सेप्ट ऑफ इंडियन फेडरेशन एंड सेंट्रल स्टेट रिलेशंस, ये सब पॉइंट्स है, इसके आसपास ये उत्तर घूमेगा। रोल ऑफ सम अथॉरिटीज़ इन द कंटेक्स्ट ऑफ सेंट्रल स्टेट रिलेशन, जैसे कुछ अथॉरिटीज़ बनाई गई है जो कि सेंट्रल और स्टेट के रिलेशन में उसकी प्रमुख भूमिका होती है। इसके बाद हम लोग देखें इम्पोजिशन ऑफ प्रेसिडेंट्स रोल इन स्टेट्स। भाई ये भी है, ये पॉइंट्स भी एक बनता है। और सेंटर्स पावर टू प्रेसिडेंट्स रोल इन स्टेट्स, सेंटर्स पावर टू अपॉइंट कमीशन ऑफ इंक्वायरी, ये सब बेसिक चीज़ें हैं जो सेंटर स्टेट रिलेशन में हमें देखने को मिलती है। कई बार ऐसा देखने को मिलता है जैसे सेंटर है वो स्टेट की बाह मरोड़ रहा है, लेकिन यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये भी बनता है कि सेंटर और स्टेट दोनों में से कौन ज़्यादा ताकतवर हैं। देखिए, न सेंट्रल ज़्यादा ताकतवर है न स्टेट ज़्यादा ताकत है स्टेट को। दोनों जो अपनी पावर्स ड्रॉ करते हैं ना, वो ड्रॉ करते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से। चूँकि थोड़े से राइट्स जो हैं वो इंक्लाइंड हैं सेंटर के तरफ से, इसलिए सेंटर ज़्यादा पावरफुल लगता है। खास करके इकोनॉमिक जो
मामला है, खास करके आर्थिक मामलों में सेंटर थोड़ा ज़्यादा पावरफुल लगता है। तो आपका उत्तर जो है ना इन्हीं पॉइंट्स के आसपास में वो घूमेगा। चलिए चौथे नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज जुडिशियल रिव्यू? क्रिटिकली एग्जामिन अबाउट द डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर एज इनाउंसिएटेड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। देखिए क्या होता है ना जुडिशियल रिव्यू, यानी कि न्यायिक पुनरीक्षण, ये क्या होता है? बहुत बार क्या होता है ना कि जुडिशियल रिव्यू में लोग जुडिशियल ओवररीच के पॉइंट्स लिख के आ जाते हैं। खास करके जिस समय मैं इन चीज़ों को समझ रहा था तो मुझे काफ़ी समझने में परेशानी हुई थी कि जुडिशियल रिव्यू क्या है और जुडिशियल ओवररीच क्या है। तो देखिए क्या होता है ना कि जुडिशियल रिव्यू क्या है, ये एक पावर है, ठीक है ना। किसको दिया गया है? ये दिया गया है न्यायपालिका को। वो देखती है कि जब कानून बन जाता है कोई भी, तो वो देखती है कि भाई ये जो है कानून वो हमारे बेसिक स्ट्रक्चर जो है कॉन्स्टिट्यूशन के उसके अगेंस्ट तो नहीं है, खास करके ये फंडामेंटल राइट्स को वायलेट तो नहीं कर रहा है। तो इस तरह से जो सुप्रीम कोर्ट है उसके पास पावर हो जाता है कि कोई बने बनाए कानून को भी सुप्रीम कोर्ट क्या करती है, जो निरस्त कर सकती है। अभी हम लोग देखते हैं कि जैसे मोदी जी ने शुरुआत में एक लॉ बनाया था कि जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स को लेकर के उन्होंने कुछ संविधान में संशोधन किए थे। तो उसको क्या है ना कि जुडिशियल ओवर रिव्यू के तहत जो है उसको कोर्ट ने उसको निरस्त कर दिया था उस मामले को। अभी देखिए जैसे कि अब जुडिशियल रिव्यू तो ये हो गया, एक होता है जुडिशियल ओवररीच, यानी कि जो काम करना जो है वो चुनी हुई संस्थाओं को जो काम करना है, जैसे नाले की सफाई हो गई या रोड बनाना हो गया या कुछ और बदलाव लाना हो गया, ये सब काम चुनी हुई सरकारों का है। लेकिन उस मामले में जब कोर्ट हस्तक्षेप करने लगती है और बोलने लगती है कि नहीं आप कोविड के डेथ्स वालों को मुआवजा दीजिए, तो ये जुडिशियल ओवररीच का मामला बनता है, ठीक है ना। ये थोड़ा सा बेसिक सा अंतर है, आप लोग इसको देख लीजिएगा। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 1 है, शुरू है। नंबर से मत जाइए, क्वेश्चंस को नहीं देखना है, क्वेश्चन को नहीं देखना है। इसमें डिस्कस इंडियन फेडरल सिस्टम एंड सेंटर स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन विद स्पेशल रेफरेंस टू नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर एनसीटीसी। भाई ज़रूरी नहीं है कि एनसीटीसी हो, कुछ और भी हो सकता है। तो उसके अकॉर्डिंग आप एक बढ़िया उत्तर जो है वो प्रिपेयर करके रखिए, यहाँ से क्वेश्चंस को देखने को मिल सकता है। दूसरा है डिस्कस द पावर एंड फंक्शन ऑफ द गवर्नर एंड हिज रोल इन बिहार। ये तो सदाबहार क्वेश्चन है, लोग प्री के तैयारी में ही इस क्वेश्चंस को जो है वो तैयार कर लेते हैं, तो ज़्यादा समस्या नहीं आती है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। एक्सप्लेन द पावर एंड वर्किंग ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एंड इट्स रोल इन फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। देखिए अभी हाल फिलहाल क्या है, बंगाल इलेक्शंस हुए हैं। बंगाल इलेक्शंस में कई चीज़ें देखने को मिली, जैसे जो डेट्स की घोषणा थी वो सेंटर के सुविधा के अकॉर्डिंग जो है वो की गई थी। दूसरा क्या है कि जिस समय बड़ी बड़ी रैलियां हो रही थी उस समय इलेक्शन कमीशन ने उन रैलियों को मना नहीं किया, लेकिन जब कोविड बड़े पैमाने पे फैला तो पहले बड़े लीडर्स ने घोषणा कर दी कि हम अब रैली नहीं करेंगे इस कारण से। इसके बाद इलेक्शन कमीशन ने उन रैलियों पे रोक लगाई। तो इस कारण से ये क्वेश्चन जो है रिलीवेंट बन जाता है। तो घुमा फिरा के इस तरह के क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाने की संभावना है कि क्या इलेक्शन कमीशन इंडिपेंडेंट है, क्या इलेक्शन कमीशन जो है उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इलेक्शन कमीशन के जो सदस्य होते हैं उनको हटाने का और बाकी कई चीज़ों का जो सिस्टम होता है वो आपको मालूम होना चाहिए। तो एक अच्छा फ्रेमिंग हो जाएगा उत्तर का। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। डिस्कस वेरियस डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, हाउ वेयर दीज इम्प्लीमेंटेड इन बिहार आफ्टर 1915। भाई डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है, नीति निर्देशक सिद्धांत जो है वो आपको मालूम होने चाहिए और कैसे ये बिहार में इसको जो है लागू किया गया है 1950 के बाद, खास करके उसको देखना है। डीपीएसपी आपको बेसिक तो पता ही होना चाहिए, और अगर मेंस दे रहे हैं इसी बार तो थोड़ा डिटेल से डीपीएसपी को ज़रूर पढ़ लीजिए, खास करके बिहार के कॉन्टेक्स्ट में। कोई समस्या हो तो मुझे ईमेल करिए या फिर व्हाट्सअप करिए, हो सकता है मैं कमेंट्स को टर्न ऑफ कर दूं, क्योंकि कई बार कमेंट्स जो होते हैं ना काफ़ी डिसअपॉइंटिंग होते हैं। चलिए 5वें नंबर का देखते हैं। कास्ट एंड क्लास प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन इंडियन पॉलिटिक्स, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट विथ स्पेशल रेफरेंस टू बिहार। भाई ये क्वेश्चन जो है ये काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है और ये दोनों जगह कई बार पूछा जाता है। पीएसआईआर में भी पूछा जाता है, पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशन में भी, और ख़ास करके इसमें भी पूछा जाता है। इलेक्शंस वाला जो मामला है ना, इस
खास करके, और नहीं जीएस पेपर 2 में पूछा जाता है ये, तो दोनों के लिए तैयार कर लीजिए, ये अच्छा है। वैसे जयप्रकाश नारायण ने कहा था एक बार कि कास्ट जो है ना वो सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है बिहार में। चलिए अगला देखते हैं, 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक्सप्लेन द रिसेंट ट्रेंड्स इन इंडियन फेडरेशन, डू द स्टेट्स नीड मोर ऑटोनॉमी। भाई अभी बिहार के बंगाल के कॉन्टेस्ट में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये पूछ रहे हैं एक्सप्लेन द रिसेंट ट्रेंड्स इन इंडियन फेडरलिज्म। अभी हम लोग देख रहे हैं रिसेंट में कि कई जगह पे ऐसा लगता है ना जैसे कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जो है ना वो आपस में लड़ रहे हैं, कई बार तो स्थिति जो है ना डॉग फाइट जैसी देखने को हो जाती है। तो देखिए मैंने एक वर्ड इस्तेमाल किया डॉग फाइट, ऐसे वर्ड्स आप आंसर राइटिंग में बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें। और दूसरी बात क्या है ना कि जो क्लास जो हो रही है ना ये पॉलिटिकल क्लास है, तो इसमें कभी भी कोई भी बात है वो दिल पे ना लें। ये कई बार पढ़ाने और समझाने में कई बार होता है ना मिस्टेक हो जाती है कई बार, है ना, तो इसको क्रिएटिव मिस्टेक ही माने। तो ये जो देखने को मिलती है, जो एक फ़ाइट की जो कंडीशन देखने को मिलती है, तो उसी से ये निकला है कि भाई अब ज़बरदस्ती सेंटर है ना वो कई बार स्टेट पर काफ़ी ज़्यादा दबाव बनाते हैं, और ये जो दबाव है ना कई बार स्टेट्स मानने को तैयार नहीं होते, तो काफ़ी अजीब सी स्थिति बन जाती है। तो ये जो है इसके लेकर के एक अच्छा प्रश्न जो है यहाँ पर बनता है, आप बैलेंस उत्तर तैयार कर ले इसका। अगला है कोएलिशन पॉलिटिक्स इन इंडिया हैज़ बिकम ए रिमार्केबल फीचर बट इट इज़ येट टू प्रोवाइड ए स्टेबल गवर्नमेंट कमेंट। जैसे देखिए कोएलिशन गवर्नमेंट अभी कई जगहों पे चल रही है, सेंटर में नहीं चल रही है, लेकिन कई स्टेट्स में खास करके बिहार को भी देखें तो एक गठबंधन सरकारों का दौर है। बहुत पहले भी गठबंधन सरकारों का दौर था, और देखिए गठबंधन सरकारें हमेशा कमज़ोर नहीं होती है। जैसे एलपीजी रिफॉर्म्स जब लाए गए थे उस समय भी गठबंधन सरकार थी, लेकिन उस समय भी उन्होंने काफ़ी बोल्ड स्टेप लिए। आप देखिए जब शक्ति 98 हुआ, जब परमाणु परीक्षण हुआ, उस समय भी कोएलिशन गवर्नमेंट थी, तो उस समय भी अच्छा परफॉर्म किया था गवर्नमेंट ने। तो इसलिए कोएलिशन गवर्नमेंट जो है वो कमज़ोर होती है, ये तो पॉइंट्स बनता नहीं है, लेकिन फिर भी आप इसका एक अच्छा उत्तर तैयार कर लें और इसको लिखें। ऐसे भी सब्जेक्टिव पेपर में एग्जामिनर क्या ढूंढ रहा है ये पता करना कई बार मुश्किल होता है। 8वें नंबर पे आते हैं, एनालाइज द फंक्शनिंग ऑफ द रूरल लोकल गवर्नमेंट इन इंडिया सिंस 1991 विथ स्पेशल रेफरेंस टू बिहार। भाई लोकल गवर्नमेंट जो है खास करके ही पंचायत इलेक्शंस हो रहे हैं, अभी होंगे ही, और अभी ये मामला गर्म है, इसलिए इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो आपको देखने को मिल सकते हैं। तो भाई तैयार कर लीजिए, खास करके कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1973 है उसको तो घोट ही जाइए अच्छे तरीके से। अब एक और है, राइट एन ऐसे ऑन द पॉलिटिशियन क्रिमिनल नेक्सस विथ स्पेशल रेफरेंस ऑफ बिहार। अभी हाल फिलहाल कल परसों भी आपने देखा होगा कि कोई अपराधी पकड़ में आया था, तो कैसे एक प्रमुख दल के मंत्री ने उसको छुड़ाने के लिए कॉल किया था। तो ये सब जो है थोड़ा अच्छा बनता है, तो इसको देख लें इसको। 10वें नंबर क्वेश्चंस पे आते हैं, इलेक्शंस आर द लाइक द हार्ट बीट्स ऑफ डेमोक्रेसी इफ दे हैपन टू फास्ट और टू इरेगुलरली डेमोक्रेसी कोलैप्स, एक्सप्लेन योर व्यूज़ ऑफ मिड टर्म पोल्स इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स। देखिए कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि बिहार में जल्दी सरकार गिर जाएगी और दोबारा से मिड टर्म इलेक्शंस हो सकते हैं, लेकिन ऐसे चीज़ें जो है ना ऐसी अटकलों पे हमारा उत्तर नहीं घूमेगा। हमें बस एक बढ़िया कॉन्सेप्ट तैयार करना है कि मिड टर्म इलेक्शंस जो होते हैं वो हमारे डेमोक्रेसी के लिए सही है या गलत है। सही है तो कितना सही है, गलत है तो कितना गलत है। देखिए एक बैलेंस अप्रोच इसमें रखना है। जैसे अगर सरकार अगर प्रूफ नहीं कर पाती है अपना मेजॉरिटी, तो वैसे कंडीशंस में अगर इलेक्शंस होते हैं तो इसको जो है हम अपने लोकतंत्र की कमजोरी नहीं बोल सकते हैं, ये तो लोकतंत्र की मजबूती ही कहा जाएगा कि। लेकिन अब बैलेंस उत्तर लिखिए, ठीक है ना। मैं पूरा उत्तर यहाँ पे नहीं बता पाऊँगा, अगर आप किसी को समस्या होती तो मुझे मेल करें, मैं पूरा उत्तर इसके बाद लिख के उनको स्पेशली मेल करूँगा या यहाँ बता दूँगा। अब देखिए एक है, इसको हटा दीजिए, 2007 को भूल जाइए इसको, ठीक है ना, इसको भूल जाइए, ठीक है ना। इलेक्शंस ऑफ प्रेसिडेंट इलेक्शंस ऑफ प्रेसिडेंट वाज यूनिक फॉर वेरियस रीजन्स, इनोमिनेट सम ऑफ देम। हमेशा जो प्रेसिडेंट का जो इलेक्शंस होता है ना वो कुछ खास ही होता है। आपको अभी रिसेंट के पॉइंट्स जो हैं उसको देखना है, जैसे आपने इंडिया ईयर बुक या अदर मैगजीन से इसके बारे में कितना पढ़ रखा है, रामनाथ कोविंद जो इलेक्ट हुए हैं,
तो उस वाले मामले में एक बार देख लीजिए हल्के से। वैसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आने की संभावना तो नहीं है, लेकिन एक क्वेश्चन अगर तैयार रहता है तो आप कॉन्फिडेंट रहते हैं। आगे देखते हैं 12th नंबर पे, इश्यूज ऑफ रिजर्वेशन इज़ नथिंग बट consolidation of vote banks of political parties. What do you suggest methods more than reservations for providing social justice to replace class? More than होना चाहिए, है ना। देखिए, जो डिप्रेस्ड क्लास है उनको रिजर्वेशन की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है ना। तो रिजर्वेशन की ज़रूरत उनको क्यों पड़ती है और रिजर्वेशन का क्या कोई अल्टरनेट हो सकता है, या फिर जिस तरह का क्वेश्चन आए उसके अकॉर्डिंग आपको ढूंढ के जाना है। और लेकिन आपको एक चीज़ ध्यान रख देना है कि रिजर्वेशन को आप क्रिटिसाइज़ ना करें, एक बैलेंस अप्रोच प्रस्तुत करें। क्योंकि हम लोग जितने हैं, हम लोग जानते हैं कि अभी भी बिहार में, वैसे तो पूरे इंडिया में ही हालत ख़राब है, लेकिन खास करके बिहार में अभी भी हम लोग देखें तो सोशल और इकोनॉमिक रूप से जो डिप्रेस्ड क्लास है वो काफ़ी ज़्यादा पिछड़े हुए हैं। इनमें से कुछ लोग भले आगे आ गए हैं और समाज में अपने स्थान बनाने के लिए जो है वो बहुत इच्छुक हैं, लेकिन एज ए नॉर्मल देखिए तो बड़ी संख्या में लगभग 90% प्लस जो लोग हैं वो सामाजिक रूप से और आर्थिक रूप से काफ़ी ज़्यादा पिछड़े हुए हैं। तो ये मतलब आपको उसी के अकॉर्डिंग जो है ना उत्तर को घुमाना है। देखिए एक और क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इलेक्शन कैंपेन, थ्रो लाइट ऑन द इम्पोर्टेंट मेथड्स ऑफ इलेक्शन कैंपेन इन बिहार। भाई आजकल इलेक्शन कैंपेन जो है ना वो किस तरह से बदल गया है और बिहार में किस तरह से इलेक्शन कैंपेन इस बार हुआ है, उसके ऊपर में आपको जो है वो लिखना है। बढ़िया पॉइंट्स लिखिए, बढ़िया उत्तर आएंगे, ठीक है ना। सारे पॉइंट्स मैं बताने लगूंगा तो उत्तर काफ़ी लंबा हो जाएगा और उम्मीद है कि आप लोग खुद ही पढ़ रहे होंगे। मैं बस क्वेश्चन बता देता हूँ। 14th नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। डिस्कस द रोल ऑफ लैंग्वेज इन इंडियन पॉलिटिक्स, इनोमरेट द प्रोविजन फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ इन बिहार। भाई बिहार की जो भाषा है, राजभाषा है, वो कौन सी है, प्रथम राजभाषा कौन सी है, द्वितीय राजभाषा कौन सी है। देखिए हिंदी जो है ना वो बिहार की भाषा नहीं है, हम लोग हिंदी को हम लोगों ने अपना लिया है। बिहार की भाषा देखिए मैथिली है, वज्जिका, अंगिका है और भोजपुरी है। लेकिन हम लोगों ने जिस तरह से अपनाया हिंदी को उस तरह से शायद ही किसी स्टेट ने अपनाया हो। तो और भी चीज़ें हैं, आप अपने अकॉर्डिंग पॉइंट से लिखिए। 15 नंबर पे हम लोग आए, डिस्क्राइब द बेसिक प्रोविजन ऑफ द 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। भाई इसको तो घोट लीजिए, ठीक है, पंचायती राज से संबंधित है, ये तो आपको बहुत काम देगा आगे भी। आगे देखें, डिस्कस द रोल ऑफ ब्यूरोक्रेसी इन कंडक्टिंग फ्री एंड फेयर इलेक्शंस अंडर द गाइडेंस ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। भाई ब्यूरोक्रेसी जो होती है ना, कई बार हम देखते हैं जो पूरी तरीके से इंडिपेंडेंटली वर्क नहीं कर रही होती है, किसी न किसी के इन्फ्लुएंस में आ जाती है। खास करके कई सारे आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं। जैसे अभी हाल फिलहाल एक बीजेपी के एमएलसी हैं जिनको बीजेपी ने बाद में सस्पेंड भी कर दिया था। उन्होंने ये आरोप लगाया था कि जितनी जेडीयू ने सीटें जीती है वो उन्होंने गड़बड़ करके जीती है, यानी कि वो हारे हुए थे लेकिन उन्होंने ब्यूरोक्रेसी का फ़ायदा उठा के कम कम मतों से अपनी जीत हासिल कर ली है। तो ये बात उन्होंने उस समय बोला था। खैर इन पॉइंट्स को लिखना नहीं है, अपने तरीके से उसको लिखना है। व्हाट आर द मेन रीजन्स फॉर द इमरजेंस ऑफ कोएलिशन पॉलिटिक्स इन इंडिया, डिस्कस द प्रोस्पेक्ट्स ऑफ दीज कोएलिशन पॉलिटिक्स इन इंडिया, डिस्कस द प्रोस्पेक्ट्स ऑफ दीज कोएलिशंस। भाई अपने तरीके से इसको लिखिए। ऐसी एक इससे पहले इसी तरह का क्वेश्चन हमने देखा है तो उससे संबंधित काफ़ी पॉइंट्स यहाँ डिस्कस हो जाएंगे। 18वां पे आते हैं, इवेलुएट द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द प्रेम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भाई कई लोग हैं ना, मैंने देखा है जो लोग आईएएस की तैयारी भी कर रहे होते हैं और निकाल भी लेते हैं, ठीक है ना, निकाल भी लेते हैं। तो एक आईएएस थे तो हम लोग बैठ के बातें कर रहे थे और चूंकि वो ट्रेनिंग में ही थे तो मैंने एक बार उनसे पूछ लिया था प्रेम्बल, तो उन्होंने बोला भाई प्रेम्बल तो आज तक मैं रट नहीं पाया, ठीक है। और हम लोग इसके बाद बहुत ज़ोर से हंसे। तो हो सकता है कि इन फ्यूचर में आपको जो है ना सीधा क्वेश्चन ही आ जाए कि अपना प्रेम्बल लिख दो भाई, ठीक है ना। तो कोशिश करिए कि प्रेम्बल जो है ना उसको घोट लीजिए। प्रेम्बल बहुत आसान है घोटना, है ना, बहुत लोग घोट के रखते हैं। तो ये बढ़िया रहता है क्योंकि प्रेम्बल से संबंधित क्वेश्चंस को विस्तारित रूप से लिखना होता है या कुछ कुछ खास खास पॉइंट्स को, तो लोग बच जाते हैं। लेकिन एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा जो अब सीधे यूपीएससी हो या बीपीएससी हो, आपसे पूछ लेंगे भाई प्रेम्बल लिख दो बस और 5 नंबर मुफ्त के ले जाओ, ठीक है ना। तो उस दिन 5 नंबर मुफ्त के छूट सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं।
इवेलुएट द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हो गया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऊपर में एक शॉर्ट नोट तैयार कर लीजिए, सारे पॉइंट्स यहाँ से आपको एक क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। राइट ए नोट ऑन कॉम्युनलिज्म इन इंडिया, वाई द अपोजिशन पार्टीज लेवल बीजेपी एज ए कॉम्युनल पार्टी। भाई ये पुरानी बात हो गई है, लेकिन अभी भी ये आरोप तो लगते ही रहते हैं, तो आप इसको तैयार कर लें अच्छे तरीके से। जैसे इस राम मंदिर है, राम मंदिर के मुद्दे को बीच में घुसा सकता है, या आर्टिकल 370 को दे सकता है, या मुस्लिम वाला जो इशूज़ है, जो ट्रिपल तलाक वाला जो मामला है उसको दे सकता है, ठीक है ना, बीच में। 21 नंबर को देखें। व्हाट इज अमेंडमेंट प्रोसीड्योर इन इंडिया, व्हाट आर द मेन कंटेंट्स ऑफ 73rd अमेंडमेंट, हाउ मेनी अमेंडमेंट हैव बीन डन इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंट्रोड्यूस आइदर हाउस ऑफ, देखिए ये सब यहीं तक है। कितने अभी तक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुए हैं, लेटेस्ट वाला देख लीजिएगा। सबसे जो लेटेस्ट वाला कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, कई बार वो पूछ लिया जाता है, खास करके यूपीएससी हमेशा इस तरह के पूछती रही है, और बीपीएससी का कोई भरोसा नहीं है, कभी भी इस तरह के क्वेश्चंस को पूछ ले, तो तैयार कर लेना हमेशा बेहतर होता है। तैयार कर लें इसको। फिर मैंने इसका एक उत्तर तैयार किया है, आप लोग चाहें तो इसको अपना देख लें, इसको पॉज वॉज करके, बाकी मैं बताने नहीं वाला अभी, ठीक है ना। मेल करिए, किसी को कोई कुछ क्वेश्चन का उत्तर नहीं आ रहा ना समझ में, तो मेल करिए, खुद ही ढूंढ लीजिए, समय कम है। इतनी जल्दी मेंस के एग्जामिनेशंस के डेट अनाउंस हो जाएंगे, ये मैंने भी नहीं सोचा था। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। हाउ द चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट इज़ अपॉइंटेड, क्रिटिकली एग्जामिन द पावर्स, फंक्शंस एंड अचीवमेंट्स ऑफ प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर। भाई ये क्वेश्चन तैयार कर लीजिए, बढ़िया क्वेश्चन रहेगा। 23वें नंबर पे आते हैं। रीजनलिज्म इन इंडियन पॉलिटिक्स, और राइट ए नोट ऑन पोटा, पोटा को छोड़ दीजिए, रासुका को देख लीजिएगा, ठीक है ना। 24 नंबर पे आते हैं। एनालाइज द इमर्जिंग ट्रेंड इन इंडियन डेमोक्रेसी। भाई क्या है इमर्जिंग ट्रेंड इंडियन डेमोक्रेसी में, ये सदाबहार क्वेश्चन है, ये कभी पुराना नहीं होता, ठीक है। तो आप देख लीजिए कि क्या ट्रेंड है डेमोक्रेसी में। हम लोग इसमें कुछ और एग्जांपल्स दे सकते हैं। अभी डेमोक्रेसी में हम देख रहे हैं कि एक नई नई चीज़ें आ रही है, इससे मॉब लिंचिंग का प्रॉब्लम आ रहा है, या फिर वोट का बहुत ध्रुवीकरण हो रहा है, रेडिकलाइजेशन काफ़ी ज़्यादा है, तो ये सब चीज़ें अच्छे पॉइंट्स बनते हैं। तो आप देख लीजिए इसमें, जैसे पहले कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा हावी थी इंडियन पॉलिटिक्स में, और अभी हम देखते हैं रिलीजन, ये शिफ्ट हो गया है रिलीजन बेस्ड, और हो सकता है कि इन फ्यूचर में ये नेशनलिज्म का चोला भी ओढ़े, तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लें इसको। व्हाट इज़ द रोल ऑफ कास्ट इन क्लास फॉर्मेशन इन इंडिया, भाई ये है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ कास्ट इन क्लास फॉर्मेशन इन इंडिया। भाई जो रोल है उसको बता दीजिए। भाई क्या है ना कि अभी भी जो इम्पोर्टेंट जगह है ना, खास जगह हैं, वो कुछ खास जातियों के लिए रिजर्व कर दिए गए हैं, और ये हर जगह है। जैसे कि देखिए, एक आप इसको अदरवाइज ना लें, जैसे जितने मंदिर हैं, मंदिर में आप देख लें, इक्का दुक्का एग्जाम्पल को छोड़ दें जहाँ पे दलित जो है वो पुजारी अपॉइंट किया गया और उसकी हर जगह खबर हुई, लेकिन आप देखिए कि अधिकांश जगहों पर जो मंदिर है उसमें खास जाति के वर्ग ही पुजारी होते हैं, या जो सफाई करने वाले होते हैं वो एक खास वर्ग के लोग ही होते हैं, और इनमें आपस में शादी ब्याह तो छोड़िए, किसी किस्म का कोई सामाजिक संबंध भी नॉर्मली बहुत कम ही देखने को मिलता है, या साथ में ये लोग उठते बैठते या खाते पीते हों, ये भी काफ़ी कम होता है। कुछ व्यक्तिगत संबंधों को देख लें तो बाकी चीज़ों में बहुत ज़्यादा गैप देखने को मिलता है। खैर, आप अपने उत्तर में एक बढ़िया जो चीज़ें हैं ना उसको लिखें, कंटेंट को लिखें। 26 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। मेक ए क्रिटिकल इवोल्यूशन ऑफ राइट टू प्रॉपर्टी एज इट एग्जिस्ट टुडे। भाई अपने तरीके से इसका उत्तर तैयार करें। राइट टू प्रॉपर्टी वाले मामले में तो मैं क्या बोलूँ। 27 में देखिए दो चीज़ है, आप इसके शॉर्ट नोट्स बना लें। इलेक्ट्रल प्रोसेस इन बिहार और इंडिया इज़ ए लिबरल डेमोक्रेटिक स्टेट, इसके शॉर्ट आंसर्स तैयार कर लें। 28वें नंबर पे आएँ। एग्जामिन द रिलीवेंस एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द फिलॉसफी इंस्क्राइब्ड इन द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। मैंने बोला है, घोट लीजिए बस इसको, प्रीएम्बल को। 29 नंबर पे आते हैं। द कोएलिशन एक्सपेरिमेंट एट द सेंटर हैज़ नाइदर स्ट्रेंथेंड डेमोक्रेसी नॉर हैज़ इट्स मेड कंडीशंस कंडक्टिव फॉर पार्टिसिपेटिंग एंड कोऑपरेशन फेडरेशन। देख लीजिए भाई, अपने से तैयार करिए। 30वें नंबर पे है। राइट ए ब्रीफ एंड क्रिटिकल essay ऑन कास्ट एज ए फैक्टर इन बिहार पॉलिटिक्स सिंस 1977 एंड हाईलाइट द स्पेशल रीजन फॉर द प्रेजेंट स्टेट ऑफ।
स्टेट ऑफ अफेयर्स देख लीजिए इसको भी। जुडिशियल एक्टिविज्म, मैंने जुडिशियल रिव्यू में ही जुडिशियल एक्टिविज्म का कुछ पॉइंट बता दिया था। जुडिशियल एक्टिविज्म ए डबल एज्ड वेपन इन ए पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, भाई दोधारी तलवार है ना जुडिशियल एक्टिविज्म। कई बार ये फ़ायदा भी करता है और इसके नुकसान भी हैं, जैसे जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं उनके मामलों में हस्तक्षेप होना ये अच्छी बात नहीं है, लेकिन चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं ना, कई बार एकदम सो जाते हैं, जैसे ही चुने जाते हैं 5 साल के लिए निश्चिंत हो जाते हैं वो कि अब तो कुछ करना नहीं है। 32वें नंबर पे है एनालाइज द इमर्जिंग ट्रेंड इन इंडियन फेडरलिज्म, ठीक है ना। तो इसमें क्या है कि एनालाइज करना है जो अभी इंडियन फेडरलिज्म में जो ट्रेंड है उसको देखना है। एग्जामिन द सिस्टम ऑफ इलेक्शन ऑफ द इंडियन प्रेसिडेंट, इसको भी देख लीजिए प्रेसिडेंट कैसे चुना जाता है। एकल मत संक्रमण प्रणाली है ना, वो क्या होता है उसका कैलकुलेशन वगैरह है, फार्मूला वगैरह है, उस फार्मूले को ज़रूर लिखिए यहाँ पर, अच्छा लगेगा देखने में, एग्जामिनर भी खुश होगा। 34 नंबर पे जाइए। डिस्कस द पावर ऑफ द गवर्नर एंड एक्सप्लेन हिज रोल विथ रेफरेंस टू द रिसेंट डेवलपमेंट्स इन बिहार। चलिए इसका भी खुद तैयार करिए। कुछ और क्वेश्चंस देख लेते हैं। 43 क्वेश्चंस मैं देता हूँ, उम्मीद है कि यहीं से सारे क्वेश्चंस आ जाएंगे और इसी के आसपास इस डायमेंशन से क्वेश्चन आगे नहीं भागेगा। डिस्कस द रोल ऑफ कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स, मैंने पहले कई बार इस क्वेश्चंस को देख चुके हैं हम। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी, डू यू कंसिडर इंडियन पार्लियामेंट ए सॉवरेन और ए नॉन सॉवरेन और बोथ, गिव योर व्यूज़। भाई बता दीजिए कि पार्लियामेंट क्या है ना, कि वो सॉवरेन है या कितना सॉवरेन है, इस सब में आपका है, ठीक है ना। भाई पूरा अच्छे से लिखिए, एग्जीक्यूटिव के बारे में, लेजिस्लेटिव जुडिशरी के बारे में और क्या क्या वर्क है उसके बारे में। मैंने थोड़ा सा शॉर्ट पॉइंट्स बना रखे हैं, देख लीजिए पॉज करके। आगे बढ़ते हैं। डिस्क्राइब द फंडामेंटल ड्यूटीज़ एज इनुमरेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। वाई इज़ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कॉल्ड क्वासी फेडरल। एग्जामिन द स्टेटस एंड पावर्स ऑफ द गवर्नर ऑफ एन इंडियन स्टेट। डिस्क्राइब द ऑब्जेक्शंस एंड फीचर्स ऑफ पंचायती राज इन इंडिया। देखिए अभी के लिए इतना ही, ये सारे क्वेश्चंस को आप तैयार कर लीजिए। इन सारे क्वेश्चंस के जो उत्तर और बाकी चीज़ें हैं ना हिंदी और इंग्लिश में, मेरी कोशिश रहेगी कि जितनी जल्दी हो सके उतनी बता दूं। कई बार बहुत सारे स्टूडेंट्स व्हाट्सअप करते हैं कि सर हिंदी में अच्छे तरीके से समझ में तो आता है लेकिन लिखना मुझे इंग्लिश मीडियम में है, और कई बार स्टूडेंट्स बोलते हैं कि सर हिंदी में ही टोटली बताइए। तो देखिए मैं एक बात बता दूं, हिंदी और इंग्लिश ये प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है कि आप में कॉन्फिडेंस होना चाहिए और पॉइंट्स जो है ना वो आपके अंदर दिमाग में होने चाहिए। वैसे भी हमारा जो दिमाग है वो किसी भी सूचना को पिक्टोग्राफ में स्टोर करके रखता है, तो लैंग्वेज कभी भी प्रॉब्लम नहीं बनती है। आपको कोई भी लैंग्वेज में आप उत्तर को लिख सकते हैं, इवन आप हिंदी में भी अगर आपने कोई चीज़ पढ़ रखा है तो उसको भी आप जब लिखने लगेंगे तो वो भी आप इंग्लिश में अच्छे से लिख सकते हैं, बस वो चीज़ आपका समझा हुआ होना चाहिए। तो लैंग्वेज कभी भी प्रॉब्लम नहीं रही और आगे भी नहीं होगी। तो अभी के लिए इतना ही, आप इन क्वेश्चंस को तैयार कर लें और बाकी प्री के लिए भी कई लोग डिमांड करते हैं तो मैं कोशिश करूँगा कि रेगुलर करूँ उस क्लास को भी। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।